आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझने से पहले थोड़ा सा आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ लीजिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि अगर दो लिक्विड आपस में घुले हुए हैं और उनको एक दूसरे से सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 373 केल्विन और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 359 केल्विन। अब आप ये समझिए कि अगर H2 और नाइट्रिक एसिड मिलाए हुए हैं, दोनों को मिलाने के बाद अगर दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे? दोनों लिक्विड है, H2O भी लिक्विड है और HNO3 भी लिक्विड है, दोनों का मिक्सचर है, इसको सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को गर्म करेंगे, हीट करेंगे और इसको बॉयल करेंगे लगभग 359 केल्विन के ऊपर। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे, मान लीजिए 360 केल्विन तक गर्म करेंगे तो 360 पर नाइट्रिक एसिड बॉयल होने लगेगा और ये वेपोराइज हो जाएगा, उसको कंडेंस कर लेंगे। लेकिन वाटर तो 373 केल्विन पे वेपोराइज होगा ना, तो वो 360 केल्विन पे वेपोराइज नहीं होगा, तो यानी कि नाइट्रिक एसिड वेपोराइज हो जाएगा, उसको अलग कंडेंस कर लेंगे और वाटर वेपोराइज नहीं होगा, यानी कि वो कंटेनर में बच जाएगा। तो इस तरह से दो लिक्विड कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है। इसका 373 केल्विन है और इसका 359 केल्विन है। लेकिन देखा गया कि जब 68% HNO3 और 32% वाटर का मिक्सचर लिया जाता है, वैसा मिक्सचर जिसमें 68% HNO3 और 32% वाटर है, तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसमें एक ही टेम्परेचर पे उबलते हैं, 393.5 केल्विन पे उबलते हैं, वो ये बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है दोनों का। अब ये सोचिए कि नाइट्रिक एसिड बॉयल करता था 359 पे, लेकिन वो भी अब बॉयल करेगा 393.5 केल्विन पे। वाटर बॉयल करता था 373 केल्विन पे, लेकिन जब इतना कंपोजिशन रहेगा तो वाटर भी बॉयल करेगा 393.5 केल्विन पे। जब एक ही मिक्सचर में दो लिक्विड कंपोनेंट हो और एक ऐसा कंडीशन जहां पे जाने के बाद दोनों लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो उस कंपोजिशन वाले मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। बहुत इजी में हमें समझ में आ जाएगा। अब ये समझिए कि अगर 68% HNO3 और 32% वाटर है तो दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। लेकिन अगर इससे कम HNO3 हो या इससे ज्यादा HNO3 हो या इससे कम वाटर हो या इससे ज्यादा वाटर हो, तो दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाएंगे। लेकिन जब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि कैन यू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? आंसर सीधा सीधा है नो। अगर उन दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम है तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करने का क्या मेथड है? तो मेथड यही है कि किसी एक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग हो गया तो फिर दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो आप देखें कि दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी किसी केस में दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाता है। जैसे अगर ले लीजिए 95.6%, ऐसे 57 होता है लेकिन 95.6% लेके चलिए, इतना परसेंट इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 351.4 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है
373 केल्विन, वो तो जानते ही हैं। रेस्ट अमाउंट वाटर है 4.4% वाटर है, जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर था 373 केल्विन। अब इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है 351.1 केल्विन। देखिए इथेनॉल का भी बॉइलिंग टेम्परेचर घट गया 351.1 केल्विन हो गया, और वाटर का भी बॉइलिंग टेम्परेचर घट गया 351.1 केल्विन हो गया। दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। अब देख रहे हैं कि एक कंडीशन में दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर घट जा रहा है और एक कंडीशन में दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो जो घट जाता है उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में बदल देते हैं, जो सिर्फ बोले हैं वही चीज फिर से डेफिनेशन में लिखेंगे। द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, टू लिक्विड components which boils at same temperature, without changing composition of components, without changing composition of components is called azeotropic mixture। एक बार फिर से देखिए, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, दो लिक्विड होने चाहिए जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, which boils at same temperature, जो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे हैं। देखिए 393.5 पे boils at same temperature without change in composition of component, और इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये 68 की जगह 67 कर दीजिएगा तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। तो विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के कंपोजिशन में चेंज नहीं करेंगे तब उस मिक्सचर को कहते हैं इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तब उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, the azeotropic mixture which boiling temperature is lower than boiling temperature of both the liquid components, is called minimum boiling एजियोट्रॉप। एक बार फिर से देखिए, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब पहले से ही वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है।
which boiling temperature is lower than boiling temperature of both the liquid components is called minimum boiling azeotrope. एग्जाम्पल जो अभी आप देखे थे 95.5% इथेनॉल जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर था 351.4 केल्विन एंड रेस्ट 4.6% 95.6% 4.4% वाटर जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर था 373 केल्विन बॉइल्स एट 351.1 केल्विन। देखिए 95.6% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर बॉइल्स एट 351.1 केल्विन। पहले दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग था, अब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर 351.1 केल्विन हो गया। यही है मिनिमम बॉइलिंग एजेंट, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। देखिए 351.4 से 351.1 हो गया, 373 से भी 351.1 हो गया, दोनों घटा है, इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एजेंट। अब देखिए सेकेंड नंबर है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, इसको समझिएगा। द एजियोट्रोपिक मिक्सचर विच बॉइलिंग टेम्परेचर इज हायर देन, उसमें था लोअर देन, इसमें है हायर देन, इज हायर देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बोथ द लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका एग्जांपल समझिए। अभी हम लोग देखे थे 68% HNO3 का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था 359 केल्विन एंड 32% वाटर H2O boils at 393.5 केल्विन। देखिए 68% HNO3 और 32% वाटर बॉइल्स एट 393.5 केल्विन। नाइट्रिक एसिड का एक बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो कि 373 होता है वो ही बढ़ करके 393.5 केल्विन हो गया। तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट, क्योंकि इसमें दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, नाइट्रिक एसिड का ही बढ़ रहा है और वाटर का तो होता ही है 373, वो बढ़ के 393.5 हो जा रहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि जितने भी राउट्स लॉ से जितने भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो सभी मिनिमम बॉइलिंग एजेंट होंगे, और राउट्स लॉ से जितने भी नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो सभी मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट होंगे। याद कीजिए राउट्स लॉ में दो तरह के होते थे, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो था जो राउट्स लॉ को ओबे करता था, उसका कोई टाइप नहीं था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता था, उसका दो टाइप था, एक था पॉजिटिव डेविएशन और एक था नेगेटिव डेविएशन। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसमें था एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। तो जितने पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले होते हैं वो सभी मिनिमम बॉइलिंग एजेंट होते हैं, यानी उनका बॉइलिंग टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं उनका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजेंट दिखाते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट दिखाते हैं। अब हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ने के बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें ये सारा चीज आज तक जितना भी लोग पढ़े हैं, चाहे वो मोलरिटी हो, मोललिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, सबका यूज होता है। तो अगला टॉपिक हम लोग वही पढ़ते हैं।
तो आइए देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले इसका हिंदी जानिए, अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण, अब हिंदी जानने के लिए इसलिए हम बोले कि इसमें इसी से इसका मीनिंग निकल जाएगा। अणु यानी मॉलिक्यूल, संख्यक यानी संख्या, नंबर। मॉलिक्यूल के नंबर पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुण। अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं उन्हीं को कहते हैं अणुसंख्यक गुण। अणु मतलब मॉलिक्यूल, संख्यक मतलब संख्या, नंबर। मॉलिक्यूल के नंबर पे डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। डिफिनेशन इसका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के वे प्रॉपर्टीज which depend upon, जो निर्भर करते हैं, which depend upon number of molecules, number of molecules of components। सॉल्यूट लिख सकते हैं, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है लेकिन मेनली सॉलिड ही लिया जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब किसी सॉल्यूशन के वे प्रॉपर्टीज, वे गुण जो उनमें उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुण कहते हैं। द मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉलोइंग। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में बता देते हैं, डिटेल नेक्स्ट क्लास में इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चारों का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा होता है जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस क्लास में चारों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। याद कीजिए राउल्ट्स लॉ में एक कंडीशन था फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में फॉर्मूला आया था Xb इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। इसमें क्या था, पी नॉट जो था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। मान लीजिए पानी में चीनी मिला है, वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर मान लीजिए 100 है। यूनिट अभी ले रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं 100 है। उसमें शुगर ऐड करने के बाद मान लीजिए उसका बॉइलिंग टेम्परेचर घट करके 90 हो गया। और पहले से कितना था 100, पहले से था 100 घट करके 90 हो गया, तो कितना घटा 100 माइनस 90 यानी कि 10 घटा, डिवाइडेड बाय जो पहले से था 100। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए पहले से था पी नॉट, शुगर ऐड करने के बाद हो गया पी एस, कितना घटा पी नॉट माइनस पी एस, इतना डिक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय जो पहले से था, डिक्रीज बाय जो पहले से था। डिक्रीज मान लीजिए 10 हुआ, पहले से 100 था तो 10 बाई 100, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और याद कीजिए इसका फॉर्मूला था इट इज इक्वल टू एक्सबी। एक्सबी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला था इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले इसको समझिए। वही वाटर ले लीजिए, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप ऐसा कीजिए वाटर गर्म कीजिए और जिस समय वाटर उबलने लगे 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे कि वो वाटर बॉयल करना बंद हो जाएगा। रीजन ये है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जिस समय उसको शुगर ऐड कर दिए उस समय उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया और बढ़ा हुआ अमाउंट
वो शुगर के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप शुगर उसमें मिलाएंगे उसी अमाउंट में उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज हुआ, इसी को बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी, बी फॉर बॉइलिंग, टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा फॉर चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, और इसीलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। उसी तरह से डिप्रेशन या लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम वर्ड है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप एक काम कीजिए, एक कंटेनर में वाटर लीजिए और एक कंटेनर में वाटर के साथ शुगर ऐड कर लीजिए और दोनों को आप फ्रीजर में रख दीजिए और उसको फ्रीज होने दीजिए। आप देखेंगे कि वाटर पहले फ्रीज हो गया और जिसमें शुगर ऐड किए थे वो थोड़ा देर के बाद फ्रीज होता है। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और जब उसमें शुगर ऐड कर दिए तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर रिड्यूस होकर के -1 -2 वो शुगर के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वो उतना घट जाता है। अब उतना और उसको फ्रीज करेंगे तब जाकर के वो जमेगा, फ्रीज होगा। तो ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर घट रहा है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीएफ, F for freezing, T for temperature, delta for change. Freezing temperature में change. It is also directly proportional to molality of solution. मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग ऑस्मोसिस समझेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब हम लोग सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट कर देते हैं तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में फ्लो करता है। इस फ्लो को ऑस्मोसिस कहते हैं और इस फ्लो को चलते जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू होता है CR। C जो है मोलरिटी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्वल टू CRT, जहां C मतलब कंसंट्रेशन या मोलरिटी, R गैस कांस्टेंट वही जो हम लोग गैस लॉ में पढ़े थे, T जो है टेम्परेचर है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ेंगे। ये सारा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और इसको आगे एक्सपेंड भी करेंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर।